नमस्कार, आपका स्वागत है लिसन एंड ग्रो चैनल में। यह आपका चैनल है जहां हम हर हफ्ते प्रमुख और प्रभावशाली बुक्स की समरीज एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपका समय बचे और आपकी जानकारी बढ़े। आज हम आपके लिए लाए हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब की समरी, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। यह किताब पैसों के प्रति हमारे व्यवहार और दृष्टिकोण का गहन विश्लेषण करती है और यह कैसे हमारे वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो यह बताती है कि हमारी वित्तीय निर्णयों पर मनोविज्ञान का कैसे प्रभाव पड़ता है। तकनीकी पहलुओं जैसे निवेश रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय लेखक मॉर्गन हाउसल हमारे खुद के व्यवहार और भावनाओं को समझने के महत्व पर जोर देते हैं। यह किताब 20 छोटी कहानियों में विभाजित है जो विभिन्न वित्तीय विषयों को कवर करती हैं, जैसे बचत और निवेश से लेकर भाग्य और जोखिम का प्रभाव। इन कहानियों के माध्यम से हाउसल यह बताते हैं कि हम पैसे के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझकर बेहतर वित्तीय निर्णय कैसे ले सकते हैं। इस पुस्तक में कुल 19 अध्याय हैं। मैं एक एक करके प्रत्येक अध्याय के विषय पर गहराई से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, पैसे की अवधारणा। इस अध्याय में लेखक पैसे की अवधारणा और इसके मानव जीवन पर प्रभाव पर गहराई से विचार करता है। वह बताता है कि धन केवल एक आर्थिक साधन नहीं है, बल्कि इससे हमारी पहचान, मूल्य, भावनाएं और व्यवहार जुड़े होते हैं। पैसा एक शक्तिशाली प्रतीक है जो अर्थव्यवस्था और समाज को चलाता है। हालांकि इससे हमारी अपनी अंतर्मनोवैज्ञानिक जरूरतें भी जुड़ी होती हैं, जैसे सुरक्षा, स्वीकृति और स्वतंत्रता की भावना। पैसे के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमारी खुशी और संतुष्टि को प्रभावित करता है। अध्याय 2, आर्थिक बचपन। यह अध्याय हमारे बचपन के अनुभवों और उस समय पैसे के बारे में हमारी प्राप्त धारणाओं पर गहराई से विचार करता है। बचपन में जो संस्कार हमें मिले, उनका हमारे भविष्य के वित्तीय विचारों और व्यवहार को आकार देने में बड़ा योगदान होता है। उदाहरण के लिए, अगर हमारे माता-पिता धन के मामले में चिंतित या उदार थे, तो यह रवैया हम पर भी प्रभाव डालता है। लेखक कहता है कि इन प्रारंभिक संस्कारों को पहचानना और आवश्यकतानुसार उन्हें बदलना महत्वपूर्ण है। अध्याय 3, धन और भावनाएं। इस भाग में लेखक वित्तीय मामलों से जुड़ी विभिन्न भावनाओं जैसे डर, लालच, दोष और संतुष्टि पर गहराई से विचार करता है। उदाहरण के लिए, कई लोग वित्तीय सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं, जिससे उन्हें निर्णय लेने में कठिनाई होती है। दूसरी ओर, लालच वित्तीय जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है। लेखक इन भावनाओं की जड़ों पर प्रकाश डालता है और बताता है कि कैसे इन्हें पहचानकर और उचित रणनीतियां अपनाकर हम अधिक स्पष्टता से सोच और निर्णय ले सकते हैं। अध्याय 4, वित्तीय सुरक्षा। इस अध्याय में वित्तीय सुरक्षा के महत्व पर विचार किया गया है। लेखक कहता है कि बचत करना, देनदारियों को कम करना, लंबे समय तक अपने लिए निवेश करना और अपनी आवश्यक जरूरतों के लिए पर्याप्त बचत रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये बातें न केवल भविष्य के लिए तैयार रखती हैं, बल्कि वर्तमान में भी आपको सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना देती हैं। लेखक विभिन्न वित्तीय बचत और निवेश रणनीतियों पर भी प्रकाश डालता है। अध्याय 5, खर्च करने की मनोविज्ञान। यहाँ लेखक हमारे खर्च करने के तरीकों और उनके पीछे की मनोविज्ञान पर गहराई से विचार करता है। वह बताता है कि कैसे विज्ञापनों और समाज के दबाव से हम बार बार मूल्यवान वस्तुएं खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं, भले ही उनकी हमें वास्तव में आवश्यकता न हो। उदाहरण के विभिन्न मनोवैज्ञानिक कारकों जैसे आकर्षण, संतुष्टि और सामाजिक प्रभाव पर चर्चा की गई है। लेखक खर्च करने के स्वस्थ तरीकों के बारे में भी सुझाव देता है और बताता है कि अनावश्यक खर्च से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, अब मैं इस पुस्तक के अगले 5 अध्यायों का भी गहन सारांश प्रस्तुत करता हूँ। अध्याय 6, धन और संबंध। इस अध्याय में वित्तीय मामलों के दंपतियों, परिवारों और दोस्तों के बीच संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव पर गहराई से चर्चा की गई है। लेखक बताता है कि कैसे धन को लेकर मतभेद से बहुत संघर्ष और तनाव पैदा हो सकता है। साथ ही वित्तीय मामलों में अपारदर्शिता और बेईमानी से भी संबंध प्रभावित होते हैं। लेखक एक दूसरे के साथ खुलकर बात करने,
शुरू से ही सहमति बनाने और दायित्वों को साझा करने के महत्व पर जोर देता है। अध्याय 7 धन और खुशी अध्याय में लेखक धन और खुशी के बीच रिश्ते की गहराई से जांच करता है। वह बताता है कि केवल धन से खुशी नहीं मिलती है, लेकिन स्वस्थ वित्तीय व्यवहार और धारणाएं अवश्य ही खुशी लाने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप संतुष्ट हैं, नियंत्रित खर्च करते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप अधिक खुश और तनाव मुक्त महसूस करेंगे। लेखक धन और खुशी के संबंध को प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करता है और सुझाव देता है कि कैसे हम दोनों को संतुलित रख सकते हैं। अध्याय 8 धनी बनने की मनोविज्ञान। इस अध्याय में लेखक उन मनोवैज्ञानिक कारकों पर विचार करता है जो लोगों को धनी और सफल बनने में मदद करते हैं। वह दृढ़ इच्छा शक्ति, लचीलापन, जोखिम लेने की क्षमता और सकारात्मक सोच जैसे गुणों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। साथ ही धन बनाने के लिए लगातार सीखने और विकसित होने की आवश्यकता पर भी बल देता है। अध्याय 9 निवेश की मनोविज्ञान। यह अध्याय निवेश करने से जुड़ी मनोवैज्ञानिक बाधाओं और रणनीतियों पर केंद्रित है। लेखक बताता है कि कैसे भावनाएं जैसे डर, लालच और अतिविश्वास हमारे निवेश निर्णयों को प्रभावित करती हैं। वह तर्कसंगत निवेश रणनीतियां बनाने, डिवर्सिफिकेशन और लंबी अवधि के लिए निवेश करने के महत्व को रेखांकित करता है। अध्याय 10 बचत की मनोविज्ञान। इस अध्याय में बचत करने से जुड़ी मानसिक चुनौतियों और रणनीतियों पर चर्चा की गई है। लेखक बताता है कि कैसे तत्काल संतुष्टि की इच्छा और अंधविश्वास हमें बचत करने से रोक सकते हैं। वह स्वचालित बचत, बजट बनाने और लक्ष्य निर्धारित करने जैसी तकनीकों की सिफारिश करता है। अध्याय 11 कर्ज की मनोविज्ञान। यह अध्याय मानव मन की उन विशेषताओं पर विचार करता है जो हमें कर्ज लेने के लिए प्रेरित करती है। लेखक कर्ज लेने के पीछे हितों और जटिलताओं पर प्रकाश डालता है। वह सुझाव देता है कि कैसे कर्ज से बचा जा सकता है और उचित स्थितियों में इसे कैसे विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। अध्याय 12 उपभोक्तावाद की मनोविज्ञान। इस अध्याय में उपभोक्तावादी संस्कृति पर विचार किया गया है जो लोगों को बेतहाशा खरीदारी करने के लिए प्रेरित करती है। लेखक विज्ञापनों, सामाजिक दबाव और आदतों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। वह जागरूकता बढ़ाने और सही मूल्यों को अपनाने पर जोर देता है। अध्याय 13 धन और स्वास्थ्य। यह अध्याय धन और स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंध पर विचार करता है। लेखक दिखाता है कि वित्तीय तनाव और चिंताएं कैसे हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही वह वित्तीय स्वतंत्रता और स्वस्थ व्यवहार अपनाने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने पर भी बल देता है। अध्याय 14 महिलाएं और धन। यह अध्याय महिलाओं और धन के बीच विशेष संबंध पर केंद्रित है। लेखक उन विशेष चुनौतियों और अवरोधों पर प्रकाश डालता है जिनका सामना महिलाओं को अक्सर वित्तीय मामलों में करना पड़ता है। साथ ही वह आत्मनिर्भरता और वित्तीय शिक्षा के महत्व पर भी बल देता है। अध्याय 15 धन और नैतिकता। इस अध्याय में लेखक धन और नैतिकता के बीच रिश्ते पर विचार करता है। वह बताता है कि कैसे अक्सर धन की चाहत नैतिक मूल्यों से समझौता करवा सकती है। साथ ही नैतिक मूल्यों और जिम्मेदारियों को बनाए रखने के महत्व पर भी बल देता है। अध्याय 16 धन और सामाजिक प्रभाव। यहाँ लेखक धन के सामाजिक प्रभाव पर विचार करता है। वह बताता है कि धन लोगों की सामाजिक स्थिति और प्रभाव को कैसे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, धनी व्यक्तियों को अक्सर अधिक शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। हालांकि यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह दूसरों के साथ असंगति और विभाजन भी पैदा कर सकता है। लेखक सुझाव देता है कि किस प्रकार इस शक्ति का उचित उपयोग किया जा सकता है और नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। अध्याय 17 धन और कैरियर चयन। इस अध्याय में लेखक धन कैसे कैरियर चुनने और नौकरी में सफलता को प्रभावित करता है, इस पर विचार करता है। वह बताता है कि कई लोग आर्थिक सुरक्षा के लिए ऐसी नौकरियां चुनते हैं जो उन्हें संतुष्टि नहीं देती। दूसरी ओर, कुछ लोग अपनी रुचि का पालन करते हैं लेकिन वित्तीय जोखिम उठाते हैं। लेखक वित्तीय सुरक्षा और संतुष्टि के महत्व के साथ साथ जोखिम लेने और आगे बढ़ने की भी आवश्यकता पर बल देता है। अध्याय 18 पारिवारिक धरोहर।
इस अध्याय में पारिवारिक धन और धरोहर के महत्व पर चर्चा की गई है। लेखक बताता है कि कैसे धन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है और इसका प्रभाव परिवारों पर पड़ता है। कुछ परिवारों में धन विवादों और मतभेदों का कारण बनता है, जबकि अन्य में यह एकता और विरासत का प्रतीक होता है। लेखक सुझाव देता है कि पारिवारिक धरोहर को कैसे विवेकपूर्ण ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है और इसके फायदों को अधिकतम किया जा सकता है। अध्याय 19 धन और समाज। अंतिम अध्याय में लेखक धन के व्यापक सामाजिक प्रभाव पर विचार करता है। वह बताता है कि कैसे धन असमानता, शक्ति संरचना और सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है। साथ ही वह इसके सकारात्मक उपयोग जैसे दान और सामाजिक कार्यों पर भी प्रकाश डालता है। लेखक तर्क देता है कि धनी लोगों को अपनी शक्ति और संसाधनों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सामाजिक कार्यों में योगदान देना चाहिए। इस वीडियो में हमने पैसे की मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया। हमने देखा कि पैसे के प्रति हमारी धारणाओं और भावनाओं को समझना, उन्हें नियंत्रित करना और एक स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से हमें यह सीखने को मिला कि धन के साथ एक सकारात्मक और संतुलित संबंध बनाने के लिए हमें कैसे अपनी मनोवृत्तियों को विकसित करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन स्टोर पर जाएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। हमारा स्टोर आपको धन और मनी से संबंधित अन्य उपयोगी पुस्तकों, सामग्री और संसाधनों की एक विस्तृत प्रदान करता है। इसे आज ही देखें और अपने वित्तीय जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहें नए और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। साथ ही अपनी राय और प्रतिक्रिया को नीचे कमेंट्स में साझा करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।